सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग नीट के लिए एक और चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ये चैप्टर को भी हम जल्दी से जल्दी और बिल्कुल शॉर्ट तरीके में ख़त्म कर देंगे और फटाक से और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो देखो, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है क्लास 12 का सॉल्यूशंस में से देखो पूरे मिला के 11 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन के क्या टाइप्स होते हैं ना। जैसे सॉलिड में सॉलिड लिक्विड से मतलब कि वो जो होता है ना कि कितने तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, तो पहले वो। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन में जैसे मोलालिटी वेट परसेंट, इन सबको भी बहुत जल्दी ख़त्म किया जाएगा। फिर थर्ड टॉपिक आता है सॉल्यूबिलिटी का। सॉल्यूबिलिटी में जैसे क्या आता है फैक्टर, मतलब कि देखो सॉल्यूबिलिटी का ये टॉपिक आता है। सॉल्यूबिलिटी के अंदर ये आता है जैसे सॉल्यूबिलिटी का फैक्टर अफेक्ट द सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड में सॉलिड को मिलाने पे उसकी क्या सॉल्यूबिलिटी से ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें क्या वो डिपेंड करता है जैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये 4 पॉइंट सॉल्यूबिलिटी में ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा फैक्टर अफेक्ट सॉल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो यहाँ पे था अगर लिक्विड में सॉलिड डाला जाए तो उसमें ये सब, और अगर किसी लिक्विड में गैस डाला जैसे जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो इसी का एक वो होता है एग्जाम्पल होता है। तो इसी के बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में लिक्विड में CO2 मिलाए जाते हैं, वो एक गैस होती है। तो इसमें देखो जैसे आता है पार्शियल प्रेशर, ये दोनों जैसे एक ही है। जैसे अगर पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो लो साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं, वो हेनरी लॉ है, हाँ, और फिर एक राउल्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ है, और टेम्परेचर के बेसिस पे अगर इसमें दिया गया है तो वो लीच या डेली प्रिंसिपल ने दिया हुआ है। इसमें इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा। अभी इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू दे रहे हैं। अब चौथा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, मतलब कि ये यानी कि जैसे किसी लिक्विड में अगर सॉलिड मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और नॉन आइडियल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होते हैं। इस पर डिस्कस किया जाएगा। ये एक जैसे माइंड मैप है, इसको देखने से ना आप लोगों को चीज़ें आसान लगेंगी, बस इसलिए हम इसको एक ऐसे दिखा रहे हैं। अभी इस पर पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद छठवां टॉपिक आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे कि इसका क्या मतलब है, किसी जैसे लिक्विड में अगर हम लोग कुछ अलग मिला दें तो उसमें जो वेपर प्रेशर बनने का जो टेंडेंसी होता है वो घट जाता है, तो उसी पे ये रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। फिर उसके बाद आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी लिक्विड में अगर कुछ हम लोग ऐसा मिला दें तो उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट जो एक होता है, जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग वाटर में कुछ मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, और जैसे फिर उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे ऐसा कुछ मिला दें जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है घट जाए। अगर पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होता है, अगर हम लोग उसमें कुछ मिला दें तो हो सकता है वो 2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होने लगे। तो उस पर ये बात डिस्कस किया जाता है, और इन दोनों का फार्मूला भी आप लोग अभी डिस्कस होगा। फिर उसके बाद जो सातवां टॉपिक आता है वो होता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर्स का। उसके बाद मतलब कि इसमें क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में तो बायो के बच्चे अच्छे से जानते ही होंगे। उसके बाद आता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को इसको भी, ठीक है, और इसको जैसे आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अभी इस पर डिस्कस होगा। फिर आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई, और फिर उसके बाद आ जाता है रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग अब बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो यार देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बता दे रहे हैं। ये सब तो एक नीट की तैयारी करने वाले ये बच्चों को ये सब तो आराम से मालूम होता है, और अगर जिसको ये सब भी ना मालूम हो ना तो सही में भाई उसकी तैयारी बहुत बेकार चल रही है। तो देख लो फिर एक बार, हम फिर भी बताना है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है ना, तो उसमें हर एक चीज़ जो है वो बराबरी में एकदम बटाओ। जैसे जैसे पानी में शरबत आप लोग देखे होंगे, वो होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है।
सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जैसे नींबू पानी आप बना रहे हैं तो उसमें जो पानी है वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब देखिए ज़्यादातर देखिए, क्योंकि नीट की तैयारी करने वालों में तो इतना जानना काफ़ी होता है, वरना इसका जो परफेक्ट डेफिनेशन तो ऐसा कुछ मोलर मास से रिलेटेड होता है कि जिसका उसके हिसाब से मतलब कि एक, या सीधे सीधे आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि जो सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम में होता है वो सॉल्यूट होता है। जैसे नमक पानी में, पानी सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखो एक जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, जैसे इसका अगर डिफिनेशन दे तो इस कंपोस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ठीक है। सॉल्यूशन में जैसे कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट को जैसे डाला गया है तो उस तरीके के सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे किसी सॉल्यूशन में अगर पानी में हम लोग नमक और चीनी दोनों मिला दें तो वो एक तरीके से बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अब उसमें नमक, चीनी, नींबू और भी 2-3 चीज़ मिला दें तो वो, अगर मान लो 3 सॉल्यूशन मिला है तो वो टर्सरी हो जाएगा। अगर 4 चीज़ें हैं तो क्वाटरनरी हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका डेफिनेशन समझ होता है। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में ये इसे तुम लोग एक कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया, देखो जैसे सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जैसे पहले पूरा का पूरा सॉलिड लिखा गया, फिर लिक्विड, फिर गैस, क्योंकि इसमें ये सिर्फ ये बताया जाएगा जैसे सॉलिड में अगर सॉलिड मिला दिए, सॉलिड में लिक्विड मिला दिए, सॉलिड में गैस मिला दिए तो उसमें क्या होता है, तो उसका एक एग्जांपल बस याद रखना पड़ता है। तो इसको तो कॉमन सेंस से याद कर सकते हो कि अगर सॉलिड में सॉलिड होगा, ठीक है, अगर सॉलिड में अगर सॉल्वेंट अगर उसका सॉलिड होगा और उसमें अगर सॉल्यूट भी सॉलिड होगा तो उसका एग्जांपल क्या होता है? तो उसका एग्जांपल देखो, जितने भी एलॉयज़ होते हैं ना, ब्रोंज हो गया, फिर उसका कॉपर, गोल्ड, तो जितने भी मेटल्स मतलब कि हैं एलॉयज़ हैं, मेटल जितने भी एलॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो वो जो होते एग्जांपल होते हैं वो सॉलिड्स के होते हैं। जैसे सोने की जो घपलेबाजी होती है, लोग सोने में कॉपर मिला देते हैं, ये सब ना। देखो एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड है ना, तो मतलब कि एक सोने में जैसे कॉपर मिला करके लोग बेच देते हैं, तो वो एग्जांपल होता है सॉलिड इन सॉलिड का। अब देखो सॉलिड में अगर लिक्विड है तो उसका एग्जांपल का क्या होगा? तो एक इसे याद रख रहे हैं, देखो मरकरी होता है, आजकल यूट्यूब पे बड़ा फेमस भी है मरकरी से लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो मरकरी आप लोगों ने देखा होगा, वो बिल्कुल चमकीला होता है और पानी की तरह होता है ना। तो वो किस में, और सोडियम के बारे में आप लोग जानते होंगे, सोडियम से भी लोग बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोडियम को पानी में डालते हैं और आग लग जाती है। तो सोडियम मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है और मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। और यूट्यूब पे बड़ा फेमस है जैसे ये सब चीज़ें। तो एक इसका एग्जांपल याद रखे रहना, एमलगम ऑफ मरकरी विथ एन सोडियम। और दूसरा क्या होता है, CuSO4.5H2O और FeSO4, मतलब ये याद करने की, देखो ये ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉलिड इन गैसेस, मतलब अगर सॉलिड में जो गैस मिलाई जाती है, तो जैसे प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम में H2 का जो गैस जो डाला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप लोग पढ़े होंगे प्लेटिनम में H2 का जो गैस वो वाला होता है, वो वाला, तो वो इसका एग्जांपल ही है सॉलिड इन गैसेस का। और उसके बाद है जो मिनरल्स होते हैं, जो ज़मीन में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें जो गैसेस जो डिज़ोल्व होती हैं उसमें मिली हुई, क्योंकि मिट्टी में आप लोग पढ़े होंगे कि मिनरल्स में पूरा के पूरा गैसेस मिले, ये मतलब कि लगे होते हैं, मतलब कि मतलब मिनरल्स में गैसेस मिले होते हैं मिट्टी उट्टी में। और उसके बाद आता है लिक्विड इन। अब देखो लिक्विड में अगर सॉलिड मिलाते हैं तो ये तो सब लोग जानता है भाई कि शुगर सॉल्यूशन जो होता है, जो जैसे चीनी का जो सीरा होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक पानी, हाँ। और देखो इसका ये वाला एग्जांपल याद रखने लायक है, ठीक है, I2NCCl4। देखो हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जैसे ये सब तो सबको मालूम होता है, तो नीट में क्वेश्चन इन सब जगहों से नहीं आएगा। क्वेश्चन जैसे दे देगा कि जैसे I2NCCl4 ये किसका एग्जांपल है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो बच्चा जानता है, तो इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे दे दिया बेंजीन इन टोलुइन, तो देखो एक याद रख के रखना, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एल्कोहल और इन वाटर, देखो ये भी नहीं दे सकता है, ये तो भैया हर सबको मालूम होता है कि लोग पानी में दारू मिला के पी जाते हैं, तो अल्कोहल इन वाटर तो ये भी नहीं देगा। फिर देखो CO2 इन वाटर, NH3 इन वाटर, ठीक है। तो एक जगह पे हम इन सब का इम्पॉर्टेंट भी लिख देंगे अभी वीडियो, मतलब कि ये पढ़ाने के बाद। तो एक ये वाला था, देखो आयोडीन वेपर इन एयर, कैम्फर वेपर इन N2,
वाटर वेपर इन एयर, जिसे गैस और लिक्विड में, तो एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं तो वो इसका एग्जांपल होता है कि गैसेस जो होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं, उसमें जो लिक्विड होता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, जो इसका जैसे कूलर वूलर में नहीं होता है कि हवा आ रहा है उसमें वाटर वेपर मिला हुआ तब ठंडा ठंडा लगता है, तो CaCl3 वेपर इन N2 है। और फिर उसका गैसेस में तो एयर होता है N2H2। तो देखो भाई लोग, मिला जुला करके क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आया तो इन्हीं सब में से कोई ना कोई एक आएगा, इसके अलावा नहीं देने का चांसेस है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दे दिया ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये ब्रास और जो ब्रॉन्ज है ये किसका एग्जांपल है, तो जैसे ये दोनों मेटल हैं तो ये हो गया सॉलिड इन सॉलिड का। ठीक है, यानी कि इसमें सॉलिड ही सॉल्वेंट है और सॉलिड ही सॉल्यूट है। अब तो उसे दे दिया I2 इन CCl4, तो अभी हम क्या बताए थे, जैसे I2 का भी एक याद रखे रहना कि I2 जो होता है वो सॉलिड होता है और ये जो होता है ये लिक्विड होता है, तो हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये याद रखे। फिर जैसे दे दिया बेंजीन एंड टॉल्यूइन, अगर ये दोनों दे दिया तो ये याद रखे रहना भाई लोग, तुम लोगों को जैसे ये दोनों के दोनों एक तरीके से लिक्विड है तो लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब फिर दे दिया आयोडीन वेपर इन एयर, तो ठीक है, जैसे अब देखो आयोडीन वेपर इन एयर, तो यार नाम मतलब कि सोच के ही लग रहा है कि जैसे एयर ही इसका वो सॉल्वेंट होगा और एयर क्या होता है, एयर गैस होता है। और जैसे ये आयोडीन होता है तो आयोडीन गैस भले बन जाता है, लेकिन बुक में जैसे दिया हुआ है सॉलिड इन गैसेस, तो इसका हो जाएगा सॉलिड इन गैसेस। इसका एग्जांपल ये है क्योंकि आयोडीन हो सकता है उसमें सॉलिड ही रहता होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फिर उसके बाद आता है CHCl3 कार्बन टेट्रा एक क्लोरोफॉर्म, तो ये जैसे क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म वेपर इन N2, तो इसका तो ये भी याद रखे रहना, जैसे N2 देखो गैसेस में होता है और क्लोरोफॉर्म जो होता है वो लिक्विड में होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्लोरोफॉर्म को लोग छिपा करके भी रख देते हैं कि धूप ना लगे, आप लोग सुने ही होंगे। अच्छा काट रहा है, तो इस क्लोरोफॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में लैब में। फिर उसके बाद उसके क्लोरोफॉर्म इन N2 का हो जाएगा लिक्विड इन गैसेस। अब ये Hg है और Na है, तो अभी बताए थे Hg मरकरी विथ Na, तो इसका क्या हो जाएगा, मरकरी होता है लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो अब आगे बढ़, तो यार अब हम लोगों ने क्या है टाइप ऑफ सॉल्यूशन कर लिया है, अब बारी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। देखो भाई, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में तुम लोगों को सिर्फ 6 चीज़ याद रखी हैं। एक मास परसेंट, देखो और तुम एक बात बता दे रहे हैं, ये जितने भी नाम है ना ये सब अपना गवाही खुद दे देंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को होगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं। बस ये था कि इन सब नाम को देख के इंसान बार बार भूल जाता है, लेकिन अपना गवाही खुद दे देंगे। जैसे मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, मास बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी। तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो डिस्कस करने से पहले ये बता दे रहे हैं कि देखो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, जैसे इसमें से अगर कुछ जैसे एक टेक्निकल में पूछ लिया, और इस पर कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से कौन कौन सा होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यार जैसे ये समझो, जैसे अगर तुमसे अगर कोई पूछ लेता है कि तुम्हारा मार्क्स का, तुम्हारे जो नंबर आए हैं मार्क्स का जो परसेंटेज कितना है, तो तुम्हारे जैसे मान लो 65% है, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब है कि तुम्हारे 100 में से 65 नंबर आए हैं। तो सेम उसी तरीके से जैसे अगर इसमें पूछा कि मास परसेंट क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम में अगर कोई सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, तो उसमें कितना मास होगा, तो वही चीज़ उसमें कहते हैं। तो बस इसको इस तरीके से लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन बना है तो उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है, और फिर उसके बाद अब उसको 100 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो उसका क्या होगा 5%, 100 से 100 कट जाएगा और 5% उसका सॉल्यूट है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब आता है वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम परसेंट का क्या मतलब है कि जैसे 100 ml में कितना उसका वॉल्यूम सॉल्यूट है। ठीक है, दोनों के दोनों जो होंगे वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में होंगे, इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज है। तो इसका यही मतलब है कि 100 ml पानी में कितने ml चीनी होंगे, कि अरे सॉरी कितने ml दूध होंगे।
ठीक है। तो इस ये होते हैं वॉल्यूम परसेंट। तो बस इसको इस तरीके से लिखा था कि सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होगा बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है। तो अब भाई जैसे अब नेक्स्ट आ गया, जैसे जैसे ये देख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखो जैसे आ गया मास बाई वॉल्यूम का परसेंट। तो देखो मास, देखो इसमें मास का है, इसमें सिर्फ वॉल्यूम दिखा, अब इसमें देखो मास बाई वॉल्यूम दिख रहा है। तो देखो इसका नाम खुद इसका गवाही दे रहा है, इसका नाम ये गवाही दे रहा है कि इस मास बाई वॉल्यूम का अगर कहने का ये मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन 100 ml। जैसे इसमें 100 ग्राम पानी में, देखो जैसे मास परसेंटेज का एग्जांपल हो गया कि इसका एग्जांपल हो गया जैसे, तो अब जैसे जैसे मास परसेंट में था, यहाँ पे जो था वहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन का था। तो अब बस यहाँ पे देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, बस ये इसी तरीके से। तो बस इसका यही लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो बस हो जाए, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब आते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैलिटी। भाई ये ना इतना कंफ्यूज करता है बहुत लोगों को, जिसका कॉन्सेप्ट अगर इस चैप्टर में नहीं क्लियर हो पाता है हमेशा हमेशा परेशान करेगा। मोल फ्रैक्शन का भाई हम बता देने क्या करना है। मोल फ्रैक्शन मतलब तोड़ो लग नहीं रहा कि ये मोल के फ्रैक्शन का बात कर रहा है। मोल फ्रैक्शन का ये मतलब होता है, जैसे हम एग्जांपल दे, जैसे मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं। पहले का जो मोल है वो N1 है, दूसरे कंपोनेंट का मोल N2 है, तीसरे का N3 और चौथे का जो है वो N4 है। तो मोल फ्रैक्शन से नाम से लग रहा है कि कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस किसी एक मोल का या किसी एक कंपोनेंट का मोल कितना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के लिए सिर्फ ये करना, अगर मोल फ्रैक्शन पूछे तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे तो उसका लिख देना उसका मोल बटे सबका मोल। तो बस इस तरीके से, जैसे मान लो अगर कोई पूछ ले कि कंपोनेंट 1 का मोल क्या है, तो उसका मोल बटे सबका मोल। तो कंपोनेंट 1 का मोल निकालना है तो N1 उसका मोल सबका मोल N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो यही पहले वाले का मोल फ्रैक्शन है। दूसरे वाले का पूछे तो यहाँ पे N2 रख देना, तीसरे वाले का पूछे तो यहाँ पे N3 रख देना। बस इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन निकलता। तो देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी का जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर कैसे करें। देखो वर्ड्स को पकड़ो, देखो जिससे एक में दिया है मोलैरिटी और एक में है मोलैलिटी। ठीक है, देखो लीटी देखो ये खुद ही कर रहा है कि ये है लीटर है। ठीक है, लीटर। और मोलैलिटी देखो लिट्टी, जैसे लिट्टी होता है ना, लिट्टी सॉलिड होता है, समझ रहे हो, तो वो सॉलिड होता है। और मोलैरिटी मतलब कि देखो ये एल है ना, जैसे लग नहीं रहा है नाम से मोलैरिटी, तो लीटर की बात कर रहा है। तो और ये जो लिट्टी की बात कर रहा है, लिट्टी जो होता है वो सॉलिड होता है और ये जो लीटर की बात कर रहा है तो ये लिक्विड होता है। तो अब इसका जो डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, देखो मोलैरिटी का क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में होंगे। देखो दोनों में जो होगा वो मोल की बात की हुई है सॉल्यूट के, ठीक है। और जिसमें जो लीटर वाला होगा तो उसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो लिट्टी वाला होगा सॉलिड वाला होगा वो उसमें हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर कोई वॉल्यूम मतलब कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में कितना मोल उसका सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, रीटी से समझ रहे हो लीटर, और लिट्टी यार लिट्टी सॉलिड है तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट हो जाएगा ना। और यहाँ पे एक और जैसे याद रख लेना कि ये सॉल्यूशन की बात की हुआ है और ये सॉल्वेंट की बात किया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब जैसे देखो एग्ज़ाम में अगर तुम उसका सिंबल देखो तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में लिंक करना चाहिए। तो उस सिंबल को लिंक करने के लिए भाई प्रैक्टिस, और उसका जो ट्रिक होगा वो देखो स्मॉल m दे दिया। ठीक है, अगर जैसे मान लो 10 ये मोलल दे दिया। ठीक है, 10 मोलल,
तो इसको इस ठीक है, तो अब एम कैसे पहचानो, जैसे कि क्या कह रहा है, तो अगर स्मॉल एम दिया हुआ है तो स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो देखो स्मॉल एम अगर दिया है सॉलिड की बात है तो ये समझ लो बटकरा है, छोटा होता है। और ये जो है लीटर, जो दूध नापने वाला जो लीटर का जो भगोना होता है वो देखो बड़ा है, तो ये कैपिटल एम हो गया। और अगर ये छोटा है इसलिए ये स्मॉल एम हो गया, ठीक है। और ये लीटर वाला है, ये लीटर वाला है, तो ये किसका हो गया है, ये हो गया मोलरिटी का, ठीक है, MOLARITY। और ये छोटे वाला है, जो छोटा है, तो छोटा जो सॉलिड है वो क्या है, मोलैलिटी, MOLALITY, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसका कन्फ्यूज़न दूर हुई। अब देखो इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इसमें से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो देखो ये जितने भी ग्रीन से हमने अंडरलाइन किया ये सब के सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन सा होता है एक बार बोल के बता दे रहे हैं, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, और ये है मोलैरिटी, ठीक है। तो इसे याद रखें। और इसे याद करने में जैसे जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, देखो जैसे ये मास है ना, तो ये मास है, ये नहीं, मोल फ्रैक्शन है, तो इसमें भी वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, तो ये भी नहीं। और ये मोलैलिटी है, ठीक है, मोलैलिटी, लिट्टी जैसे सॉलिड से याद रखे रहना, ठीक है, लिट्टी बताई है। तो इन सब में देखो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन देखो मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है, मोल और ये वॉल्यूम है, तो ये सब के सब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उम्मीद है ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। तो यार देखो अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी होती क्या है, और उसमें देखो अभी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और इसमें देखो दो चीज़ पढ़ना है, फैक्टर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि लिक्विड में अगर कोई सॉलिड का अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और उसका वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, है ना। और उसके बाद अगर लिक्विड में अगर गैस के अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स हों तो उसके बारे में फिर पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें कुछ लॉज हैं, हेनरीज लॉ, ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, राउल्स लॉ। तो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ यूनिट सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो उस यूनिट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सके उसको कहते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में, तो देखो अगर उसमें अगर उसका जो सॉल्यूट पार्टिकल हो वो सॉलिड हो तो उसके बारे में देखते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से अफेक्ट होती है उसकी सॉल्युबिलिटी, है ना। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर से भी। तो देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर पार्टिकल का अगर नेचर देखें तो उसमें क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक याद रखे रहना, ठीक है। यानी कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो भी पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखे रहना कि अगर, फिर से एक बार बता दे रहे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में अगर कि जो पोलर है वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, और नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अगर पोलर है तो वो नॉन पोलर में नहीं डिसॉल्व होगा और ना ही इसको डिसॉल्व करेगा, और अगर नॉन पोलर है तो भी, यानी कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब देखो अब हम लोग बात करने वाले इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, यानी कि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है ना, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है कि अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, यानी कि उसको हीट दोगे तब डिसोल्यूशन होगा, तो उसका जो डेल्टा एच होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। और अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि जैसे मान लो शरबत होता है ना, तो अब जैसे उसमें चीनी है ना, तो उसको हीट दिए तो उसके जो टेम्परेचर बढ़ा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। और अगर एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जो खुद हीट इवॉल्व करे ना, तो वो निगेटिव होता है। और अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये चीज़ याद रखें। और इसी में जैसे प्रेशर है, तो प्रेशर में क्या फ़र्क होता है, देखो प्रेशर का कोई खास रोल होता नहीं है। यानी कि देखो सॉलिड में और लिक्विड में, ये हम बस सिर्फ बता दें, सॉलिड और लिक्विड में अगर प्रेशर को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गैसेस में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बस ये याद रख के रहना कि अगर प्रेशर का सिर्फ गैसेस में रोल होता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर प्रेशर सिर्फ गैसेस में बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
तो देखो सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने मतलब कि सॉलिड अगर सॉल्यूट है, तो अगर लिक्विड में, तो उसका जो दो ठो होता है कि फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, ये दो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बारी है, अब गैस, अगर सॉल्यूट, अगर पार्टिकल, अगर गैस हो लिक्विड में, तब उस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, अब उस पर पढ़ते हैं। तो देखो इसमें हम लोगों को 4 लॉ पढ़ना है, ठीक है। एक हेनरी लॉ और दूसरा लॉज और टेलियस प्रिंसिपल, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ। देखो हेनरी लॉ जो है वो पार्शियल प्रेशर पे है, राउल्ट्स लॉ भी में भी पार्शियल प्रेशर ही होता है, और डाल्टन्स लॉ में भी वही होता है, प्रेशर वाला। हाँ, और जो टेम्परेचर जो डिपेंडेंट है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो एक एक करके हम लोग तो देखो हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ ये कहता है कि जो गैस है, जो वेपर फेज में जो गैस है, वो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर फेज में जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको फिर जब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो ये हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। और हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, हर एक गैसेस के लिए अलग अलग होता है, ये बात याद रखे रहना, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और अगर के एच की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, वो जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो घटेगी। ये बात बस इतना हेनरीज लॉ में याद रख के रखना। तो हेनरी लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बारी है ली चैटर्लियल प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो ली चैटर्लियल प्रिंसिपल क्या है। अगर कोई डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और अगर वो एक्सोथर्मिक है यानी कि वो हीट रिलीज़ कर रहा है, तब अगर अगर अब हम लोग उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो घटेगी। ये एकदम उसी के जैसा है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड में, मतलब कि लिक्विड्स में अगर सॉलिड का जो, अगर ये वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, इसमें जो था कि अगर एक्सोथर्मिक था, अगर इसमें भी तो यही चीज़ था कि एक्सोथर्मिक अगर रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो है सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे गैसेस में भी फॉलो होगा। तो यार देखो अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ को हम बहुत सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो मान लो ये एक बीकर है, और ये जो है एक सॉल्यूशन है, ये 3 कलर से मैंने बनाया है। ये 3 मान लो 3 वॉलेटाइल लिक्विड का, देखो ऑल आर वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। ये तीनों के तीनों मतलब एक दूसरे से घुल मिल जाने वाली वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। और देखो इसका प्रेशर, देखो ये वेपर फेज में, मतलब कि देखो जैसे पानी होता है, पानी को तुम रखोगे तो धीरे धीरे देखोगे ना तो उड़ेगा अपने आप, तो उसका जो वो वेपोराइजेशन होता रहता है, ठीक है। तो देखो ये इसका वेपर फेज में आया और ये प्योर फॉर्म में है ना, तो देखो ये यहाँ पे इसका वेपर फेज में आया, ये इसका वेपर फेज यहाँ पे, इसका पे वेपर फेज यहाँ पे आया, तो ठीक है। तो देखो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था। राउल्ट्स लॉ ने ये कहा था कि एक सॉल्यूशन में अगर कोई लिक्विड है ना, तो उस लिक्विड का जो ये जो आया ये जो वेपर फेज में जो आया उसका प्रेशर, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, ये इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसी के मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं, उसका मोल बटे सबका मोल, उसका मोल बटे सबका मोल ना। तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। और अगर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा इसका जो प्योर फॉर्म का जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, यानी कि इसका जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, तो ये वही पी नॉट है, और ये जो है ये उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है और ये उसका वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, ठीक है। और ये उसका मोल फ्रैक्शन है। तो ये तीनों का एकदम वही सेम कंडीशन रहेगा। अब इसका डेफिनेशन एक बार देख लो। देखो इसका डिफिनेशन भी यही है कि मतलब हम देखो एक मोटी मोटा तुम लोगों को समझाने के लिए बुक से पढ़ लेना अच्छी तरीके से। देखो सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसमें हर एक मतलब लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, तो वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स, यानी कि इस बीकर में ना ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन की, इसी के जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें सिर्फ यही कहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, इसका जो होता है वो प्रेशर होता है, इसका जो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है पी नॉट। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या हो सकता है ये गिवन हो, ये निकालने के लिए दे दे हो तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसे भी मतलब कि बस हम लिखवा दे रहे हैं कि अगर पी दिया हो तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, और अगर पी नॉट दिया हो तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो देखो डाल्टन्स लॉ में सिर्फ यही याद करना है यार कि देखो जो उसका टोटल प्रेशर होगा वो, जैसे ये है डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, इसमें देखो पार्शियल प्रेशर की बात हुई, ये पर्टिकुलर लिक्विड्स की ना। तो अब डाल्टन्स लॉ इन सब का पूरा मिक्सचर बोलता है कि डाल्टन्स लॉ कहता है कि जैसे राउल्ट्स लॉ मान लो 1 है तो जैसे नहीं ये जैसे मान लो अगर ये इसमें 3 चीज़ें हैं तो इसमें पार्शियल प्रेशर की बात की गई है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, वो टोटल मतलब कि उस पूरे के पूरे बीकर में जो प्रेशर होगा, डाल्टन्स लॉ ये बताता है। समझ गए होगे तुम लोग ना। तो इसका जो पर्टिकुलर, जैसे ये पार्शियल प्रेशर आया था ये तीनों का, तो ये अगर डाल्टन्स लॉ में लगाएंगे तो ये P1 + P2 + P3 हो जाएगा। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि P टोटल, अगर किसी बीकर में अगर 2 गैसेस प्रेजेंट है ना, दो वॉलेटाइल लिक्विड अगर प्रेजेंट है, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके पहले वाले के पार्शियल प्रेशर और दूसरे वाले के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, और जिससे अब देखो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ चुके हो, वेपर पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट होता है। तो अब देखो इसका जो हो जाएगा अगर इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके प्योर कंपोनेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो P1 नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट और सेकंड वाले का भी वही चीज़ है। ठीक है, अब आई होप तुम लोग डाल्टन्स लॉ भी अच्छे तरीके से समझ गए हो। डाल्टन्स लॉ कुछ नहीं है, वो जैसे राउल्ट्स लॉ एक पर्टिकुलर लिक्विड के बारे में बताता है, तो डाल्टन्स लॉ वो सबके पूरे लिक्विड के टोटल प्रेशर के बारे में बताता है। सिर्फ ये याद रख लेना कि यार कि डाल्टन्स लॉ है वो टोटल प्रेशर के बारे में बताता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज़ करो कि डाल्टन्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। डाल्टन्स लॉ में जैसे मान लो ये 3 लिक्विड है ना, तो अगर सपोज़ करो कि अब ये जो कंपोनेंट है ये लिक्विड फेज़ में ना होकर के गैस फेज़ में रहे, तो अगर गैस फेज़ में रहे और तब उसका वो, अगर तुम लोगों को जैसे ये लिक्विड फेज़ में है तो लिक्विड फेज़ में जो उसका था, जैसे अभी तक हम लोग क्या निकाल लेते हैं राउल्ट्स लॉ में हम लोग ये निकाल लेते हैं उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो अगर सपोज करो अगर लिक्विड की जगह अगर ये गैसेस दे दिया हो, या अगर ये कंपोनेंट ही वेपर फेज में हो, तब फिर डाल्टन्स लॉ क्या लगेगा। तो देखो अगर कंपोनेंट जो है वो वेपर फेज में होगा, तो मान लो उसका जो मोल फ्रैक्शन है, जो अभी तक हम लोग x1 और x2 कह रहे थे, अब वो मान लो y1 और y2 है, तो उसका अब वो जो कंपोनेंट है जो गैसेस जो वेपर फेज में है ना, तो उसका पार्शियल प्रेशर उसके ये मोल फ्रैक्शन और उसके टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ बस याद रखे रहना। यहाँ से देख लो कि ये वाला जो पार्शियल प्रेशर है ये उसके बराबर है किसके, मोल फ्रैक्शन और उसके टोटल प्रेशर के बराबर है। और यहाँ पे क्या था, ये डाल्टन्स लॉ है, ये डाल्टन्स लॉ तो बता रहा था यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो बता रहा था उसके मोल फ्रैक्शन और उसके जो मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये तो यार देखो हम लोगों ने ये वाला भी टॉपिक ख़त्म कर दिया, फैक्टर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ना। इसमें हेनरी लॉ, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, राउल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब चौथा टॉपिक आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो ये सिंपली सिर्फ यही कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसका कहने का यही मतलब है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और अगर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर मेज़र करेंगे तो उसका जो सॉल्वेंट होगा उसमें वेपर ज़्यादा बनेगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस जैसे मान लो ये एक सॉल्वेंट है, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जैसे मान लो सॉल्वेंट ये पूरा प्योर है, ये देखो इम्प्योर है, इसमें देखो कुछ कुछ जैसे पार्टिकल, जैसे मान लो ये जो है वाइट जो हम बनाए हैं, ये मान लो पानी है, इस पानी में अगर छोटा छोटा कुछ हमने मिला दिया, ठीक है,
तो अब देखो अब ये थोड़ा थोड़ा सरफेस पर भी आकर के बैठेगा और कहीं कहीं क्लीन रहेगा, ठीक है। एकदम इसको मतलब कि अगर इसको छोटे पैमाने पे अगर तुम देखोगे माइक्रोस्कोपी व्यू तो कुछ इसी तरीके का ये रहेगा। तो देखो जो प्योर सॉल्वेंट है उसके हर एक सरफेस से देखो वाटर वेपर बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे वेपर बन जाएंगे। अब देखो ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखो ये एक जो एरिया है ये ढक दिया है, तो अब यहाँ से वेपर नहीं निकल पाएगा। तो देखो यहाँ से वेपर निकल रहा है, यहाँ से वेपर निकल रहा है, यहाँ से वेपर निकल रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर देखो कम होगा। ये तो कोई कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसमें सिर्फ यही कहा गया है। सो दैट्स वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और याद रहे यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट करोगे तो पता चला यहाँ पे तुम लगे सॉल्यूशन को खौलाने, सॉल्यूशन को अगर खौलाने लगोगे तो यहाँ से बहुत तेज 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 वेपर प्रेशर बनेगा, तब तो पूरा भर जाएगा। तो टेम्परेचर भी दोनों का कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो भाई लोग, सॉल्युबिलिटी में हमने ये सब के सब टॉपिक जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट ये सब अभी अभी हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट लिक्विड ये सब भी ख़त्म कर दिए हैं। अब आने वाला है यार आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे ना। यहाँ पे सिर्फ यही सब चीज़ देखना था कि टेम्परेचर को बढ़ाने में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ याद रख के रहना। और हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ याद रख के रहना भाई थोड़ा बहुत। लेकिन देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम आए हुए हैं। सो गाइस अब हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। हम लोग लाइन से बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टार्टिंग करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, देखो अभी हम लोग जो फार्मूले पढ़े हैं उसमें से यही चारों फार्मूले मेन है। इसमें से देखो ये पार्शियल प्रेशर है और ये KH है हेनरीज कांस्टेंट, ये उसका मोल फ्रैक्शन है, ये भी पार्शियल प्रेशर है। और ये प्योर एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये उसका मोल फ्रैक्शन है। और ये देखो ये वाला फार्मूला क्यों आया, जैसे देखो इन दोनों फार्मूले में एक ही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन उसमें ये y1 क्यों है, क्योंकि अगर देखो अगर उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, अगर कंपोनेंट जो है अगर वो वेपर फेज में है यानी कि भाप के फॉर्म में अगर कंपोनेंट है यानी कि दोनों गैसेस हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और अगर कंपोनेंट अगर लिक्विड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। भाप पानी, ठीक है। और ये तो भाई डाल्टन्स लॉ है, यानी कि अगर टोटल प्रेशर पूछ ले तो ये वाला फार्मूला लगता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है, इन अ वाटर सेचूरेटेड एयर। देखो क्वेश्चन, ठीक है। देखो वाटर सेचूरेटेड एयर का मतलब क्या है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है एक सेकंड, वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में वो क्या है, जिससे पानी खौल गया तो उसमें से जो ऊपर भाप निकलता है उसमें हवा और पानी दोनों होता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। वाटर सेचूरेटेड एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है इतना 0.02। और फिर उसके बाद देखो पानी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहा है इफ़ द टोटल प्रेशर ऑफ द सेचूरेटेड एयर इस इतना, मतलब कि अब टोटल प्रेशर दे दिया तो अब देखो ये वाला फार्मूला लगेगा कहीं ना कहीं, टोटल प्रेशर दे दिया तो ये सब चीज़ें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। अब देखो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात बताई कि देखो अगर कंपोनेंट हो जो है वो अगर वेपर फेज में होगा तो फिर पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, y1 वाला, x1 वाला नहीं, y1 वाला, और ये टोटल प्रेशर होता है, ठीक। तो अब क्वेश्चन में देखो वाटर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है और अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें देखो सबसे पहली बात तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, तो दो कंपोनेंट है तो दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा, तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। दोनों का अलग अलग पार्शियल, एक का तो निकालना ही है, ये वाला पार्शियल प्रेशर में ये वाला फार्मूला को पुट करना है और फिर P2 और यहाँ पे P टोटल की वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होगा, टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर P1 + P2, टोटल प्रेशर में ये इसकी वैल्यू रख दो और फिर उसके बाद P1 देखो ये वाला फार्मूले से देखो y1 मतलब H2O का जो है मोल फ्रैक्शन क्या है 0.02 यहाँ रखो। और फिर उसके बाद टोटल प्रेशर कितना दिया 1.2 यहाँ पे रखो। और फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अब इसको सॉल्व करोगे नहीं तो देखो यार सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा ना, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं। देखो ये तो लंबा इसका मेथड हो गया, एक इसका शॉर्ट मेथड, देखो टोटल प्रेशर दिया हुआ है और इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, सिर्फ ये वाला एक फार्मूला रख दो तो भी निकल जाएगा। हम सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों तरफ से आंसर एकदम सेम आएगा।
तो देखो गाइस, इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसका ये वाला फार्मूला पुट करो यहाँ पे। अब देखो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है, तो देखो पार्शियल ऑफ प्रेशर, अब देखो तुम्हें बता दें मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। देखो अगर किसी भी जगह मतलब किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ना, एक का अगर मोल फ्रैक्शन दे दिया है ना, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन, जैसे एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया 0.02 ना, तो दूसरे का होगा 1 - 0.02। एक का जैसे एक का दिया है 0.3 तो दूसरे का होगा 0.7, एक का दिया है 7 तो दूसरे का 0.3। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब देखो 1 - 0.2 अगर करेंगे तो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.98। ठीक है, और इनटू टोटल प्रेशर। तो बस इसको करो और आगे बढ़ो। तो यार ये देखो इसमें क्या कहा है, PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये चीज़ थोड़ा हाईलाइट कर लो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि A और B जो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर PA एंड PB है ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। तो यही है, इफ़ XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, देन द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। देखो जब भी टोटल प्रेशर की बात करें तो यार समझ लो कहीं ना कहीं अगर दो कंपोनेंट है तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा अगर टोटल प्रेशर अगर इसका पूछ रहा है तो। अब फिर उसके बाद देखो क्या कहा है कि उसमें बात किया है कि प्योर वेपर प्रेशर। तो देखो प्योर बात किया है तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, प्योर। तो बस यार इसमें यही करना था। देखो P टोटल लगाया P1 + P2 और P टोटल किए P1A, मतलब ये देखो ये गिवन है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका फॉर्मूला तुम लोगों को मालूम ही होगा यार कि इसका अगर प्योर का तो P0 का वैल्यू PA है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन जो है वो X है। तो देखो अगर बाइनरी सॉल्यूशन ना, अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया है XA तो दूसरे का 1 - XA, सॉरी यहाँ पे XA होगा। ठीक है, 1 - XA और यहाँ पे PB। लेकिन देखो ऑप्शन में जो देखो थोड़ा सा उटपटांग तरीके से दिया है, तो ऑप्शन को देखो इसको इस तरीके करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तो पहले तो इन सबको पूरा खोलना। तो गैस खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब देखो इसमें कुछ इस तरीके से है कि एक इधर की तरफ है और मतलब XA को कॉमन किया, तो देखो क्या करना है ना, XA XA, तो अब इन दोनों को पास पास कर दो। जैसे ये यहाँ पे हो गया PA दिख रहा है ना, हाँ XA। अब देखो इसको यहाँ पे ले आओ -PB XA। ठीक है, और फिर उसका प्लस PB। अब देखो XA को कॉमन ले लो, XA बाहर आ गया। अब PA - PB प्लस PB। ठीक है, तो देखो अब इसमें कौन सा ऑप्शन, देखो PB और फिर उसका प्लस XA है। ठीक है, फिर उसका PA - PB है। ठीक है, देखो PA - PB, तो ऑप्शन नंबर 4 टिक करो और आगे बढ़ो। तो देखते हैं अब गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 mm ऑफ Hg एंड 41 mm ऑफ Hg। यानी कि देखो दोनों का देखो P0 वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 200 mm Hg और 41 mm Hg। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन दिया हुआ है, यानी कि P0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिख दो P0 गिवन है दोनों का, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो क्या है, फिर उसके बाद मिक्सचर को अब जब किया गया तो उसमें लिखा हुआ है कि 25 ग्राम 25.5 ग्राम इसमें CaCl3 है, फिर उसके बाद 40 ग्राम उसमें CH2Cl2 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। अब फिर उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से इसका मतलब ये है कि टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर की अगर दिया हुआ है तो ये उसका हो गया P0 वैल्यू, यानी कि उसका जो मतलब कि एकदम प्योर फॉर्म में है, और ये जो है ये इसका P टोटल है, P टोटल पूछा हुआ है। अब भाई देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोलिकुलर मास, क्योंकि उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, मोल निकालने के लिए मोलिकुलर मास की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो दोनों का मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो अब इससे तुम लोग सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। तो यार देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का गिवन है, P1 नॉट मतलब कि P0 दिया हुआ है पहले का और दूसरे का, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल, जैसे उसका 25 ग्राम दिया हुआ है और उसका मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है, तो उसका नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे दोनों का।
और फिर उसके बाद टोटल प्रेशर ना। तो अब देखो टोटल प्रेशर निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना है, देखो पीटी ये देखो हम करके बता दे रहे हैं। देखो फर्स्ट स्टेप ये होगा, अब सेकंड फिर ये उसका, अब इसको अगर पी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रखोगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा। अब इसमें अब इसकी वैल्यूज़ अगर पुट करोगे तो देखो इसकी वैल्यू ऊपर दी हुई है 200, अभी वो दिखाएंगे, ठीक है 200। और इसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका हम बताए थे, उसका मोल बटे सबका मोल। तो x1 का निकालना है तो देखो x1 का मोल ये है, फिर उसका सबका मोल, तो इसका पहले ये जोड़ोगे, फिर उसके बाद दूसरा ये जोड़ दो, फिर उसके बाद इसी तरीके से सेम इसमें भी निकाल दो, और फिर उसके बाद तुम्हारा टोटल प्रेशर आ जाए। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 90 mmHg। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब देखो ये 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, एक सॉल्यूशन है ना, एक सेकेंड, हाँ, ए सॉल्यूशन हैज़ 1:4, एक, हाँ, ए सॉल्यूशन हैज़ 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, यानी कि उसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें पेंटेन और हेक्सेन का जो रेशियो है वो 1:4 है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 40 mmHg। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 mmHg फॉर पेंटेन। ठीक है, और 120 किसके लिए, फॉर हेक्सेन के लिए। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज वुड बी। सो गाइस फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो ये यही पकड़ने वाली बात थी, वेपर फेज यहाँ पर भी आया ना, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म, पीटी। ठीक है, यही वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मैंने बताया था अगर कंपोनेंट अगर वेपर फेज में अगर है या पूछ रहा है तो फिर उसको जो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। और अगर देखो इस क्वेश्चन में किस तरीके से इसका देखो टोटल प्रेशर निकालेंगे पहले। देखो इस क्वेश्चन में देखो मोलर रेशियो है ना, तो इसका पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एक्स वन वाले से। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाले तरीके से इसका जो है मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे सबसे पहले, इसके मोल रेशियो के अकॉर्डिंग पहले ये काम करेंगे। फिर उसके बाद देखो इसका टोटल प्रेशर हम लोग निकाल देंगे, टोटल प्रेशर फिर क्या है इस वाले में रख देंगे ना। तो हम आपको करके दिखाते। तो देखो गाइस अगर हम लोग क्वेश्चन को तोड़े मरोड़ेंगे तो क्वेश्चन इस तरीके से N1 N2, तो इससे मोल फ्रैक्शन निकालने के काम में आएगा। ठीक है, और फिर देखो P0 दे दिया है दोनों का ना, तो अब फिर उसके बाद इस ये और इन दोनों की मदद से हम लोग P टोटल निकाल देंगे। फिर P टोटल में फिर उसके बाद इसका पार्शियल प्रेशर में इसका वैल्यू रख के इससे फिर हम लोग इसका ये वाली मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। तो गाइस हम लोग सबसे पहले देखो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसका मोल बटे सबका मोल, तो N1 कितना मोल है, 1 मोल है, N2 कितना मोल है, 4 मोल है, तो 1 + 4। ठीक है, उसका मोल बटे सबका मोल, और जो N2 है वो कितना 4 मोल है ना, तो फिर उसका मोल बटे सबका मोल, तो इन दोनों का आ गया 2 और 0.8। और वैसे भी हम बताए थे अगर एक का मोल अगर मतलब अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होता है एक कंपोनेंट का अगर 0.2 है तो दूसरे का 0.8 हो जाएगा, अगर एक का 0.3 होता तो दूसरे का 0.7 हो जाता, यानी कि 1 से माइनस करना। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर निकालने के लिए P1 + P2 करेंगे, और P1 कितना होता है पार्शियल प्रेशर फिर उसके बाद P1 नॉट x1, मतलब ये फार्मूला तुम लोगों को मालूम ही होगा। फिर उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। P1 की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 440, P2 की 120, 440 120, दोनों का मोल फ्रैक्शन है 0.2 0.8। अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद P टोटल की वैल्यू जो है वो 184 आ जाएगी। तो अब क्योंकि अब हम लोग को इस फार्मूला का यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों को वेपर फेज़ में निकालना है ना, तो वेपर फेज़ में अगर निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला निकालने के देखो P टोटल हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी चीज़ को अगर हम लोगों को अब बताना है, एक सेकेंड, y1 को हम लोगों को बताना है, तो अब ये P1 कैसे निकलेगा, P1 इस तरीके से निकलेगा। इसकी वैल्यू तो दी हुई है, ये होगी 440, और फिर उसके बाद इसका मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो शायद 0.2 और एक 0.8 है ना, तो इसका 0.2, तो इससे इसकी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, ये वाली वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो फिर ये वाली वैल्यू आसानी से निकल। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, देखो P टोटल की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, y1 पूछा है, और ये वाला भी हम लोग को पता करना है। तो ये वाला हम बताए थे कि वेपर प्रेशर निकालने के लिए प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन कर देंगे, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और मोल फ्रैक्शन अभी हम लोग निकाल के ही आए हुए हैं। अब इसके बाद अब हम लोगों की ये वाली वैल्यू हो चुकी है, अब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये वाले फार्मूले में हम लोगों को देखो एक सेकेंड,
वेपर प्रेशर ये वाला दिया ही हुआ है, और फिर ये टोटल वेपर प्रेशर जो हम लोग ये निकाल चुके हैं। और क्योंकि प्योर वेपर फेज में पूछा हुआ है तो फिर उसके बाद ये वाला मोल फ्रैक्शन का फार्मूला रखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू पुट हो गई जो निकाले थे, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे गई। इसका आंसर 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ठीक है लेस। देखो इसको फटाफट करने के लिए देखो 88 है तो ये जाएगा तो कम से कम 2 से ज़्यादा बार में जाएगा, तो ये 2 से ज़्यादा गया तो ये 1/2 से छोटा होगा। 1/2 से छोटा है तो इसका मतलब ये कि ये 0.5 से छोटा होगा। तो अब ऑप्शन में देखो 0.5 से छोटा कौन होगा। देखो ऑप्शन में 2 करीबी ऑप्शन है, लेकिन ये 0.5 से बड़ा है और ये 0.5 से थोड़ा सा छोटा है, तो यही वाला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कौन सा P और Q है, और कितना है 80 और 60 दिया हुआ है। ठीक है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो अभी देखो फटाफट देखो साथ साथ करते हैं इस बार। देखो P1 इज इक्वल्स टू 80, P2 इज इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाई, मतलब अब देखो टोटल जो मतलब कि प्रेशर है ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग 3 मोल्स ऑफ P एंड 2 मोल्स ऑफ Q, तो यानी कि ये बताना है। और फिर उसके बाद N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो P टोटल बताना है। तो यार बहुत आसानी से देखो P टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, अब देखो P1 दिया हुआ है, तो यार ये यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखने में गलती करते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड, तो देखो वेपर प्रेशर अगर दिया होता है तो ये P0 वाला होता है ना, क्योंकि ये प्योर वाला होता है। तो अगर क्वेश्चन में कहा होता, देखो ये चीज़ हम दोबारा बता दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में लिखा होगा प्योर वेपर प्रेशर तो वो होता है P0, और अगर क्वेश्चन में कहा होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ना, तो उसको होता है P। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, हम पहले भी बता चुके हैं, ये हम थोड़ा सा स्किप कर गए थे जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ना, तो अगर वेपर प्रेशर ही लिखा हुआ है ना, तो अगर पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ तो ये वेपर प्रेशर दिया और सेपरेट लिक्विड भी दिया है, तो ये P0 वाली ही होगी। ठीक है, अब P2, अब देखो यार ये तो बहुत ही फिर अब आसान हो गया। अब देखो P1 P2 में, अब देखो यहाँ पे P1 नॉट, अब x1 प्लस P2 नॉट x2। अब देखो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका होता है, उसका मोल बटे सबका मोल। तो अगर x1 निकालना है ना, तो इसका मोल कितना दिया हुआ है 3 और दूसरे का 2, तो यहाँ पे 3/3 प्लस 2 5, x2 तो यहाँ पे 2/3 प्लस 2, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब इसकी वैल्यूज पुट करना है और कमेंट करके आंसर बताओ इसका। तो यार देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब कि प्रैक्टिस के लिए हम करा दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ ना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, ये तो एक मतलब कि बता रहा है कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मतलब कि प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, फॉर डिफरेंट गैसेज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि KH जो होता है, इसमें जो KH होता है वो इसमें से किस चीज़ के लिए सही ऑप्शन है। देखो हाइयर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर हाइयर द सॉल्युबिलिटी, नहीं देखो हम तुम लोगों को पहले ही बताए थे। देखो KH की जो वैल्यू होती है ना, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो KH की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो घटेगी। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हाइयर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो इसका दूसरा ऑप्शन टिक, और आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, यानी कि KH की वैल्यू जो है फॉर सम गैसेस एट टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिया हुआ है। ठीक है, अरेंज द गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब उसको सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, यानी कि मतलब कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, सब इंक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे सबसे कम से सबसे ज़्यादा की तरफ सॉल्युबिलिटी किसकी होगी। तो देखो KH की वैल्यू अगर घटेगी इन सब में से, देखो KH की वैल्यू जो सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो सबसे कम किसकी है, KH की। देखो ये 69 है तो ना, H2 तो एक सेकेंड, अरे 34। देखो O2 जो है इसकी KH की वैल्यू सबसे कम है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ये तो टिक लगाया हुआ है, ये क्योंकि हम पहले ही रिकॉर्ड किए थे, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है।
अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट हाई एल्टीट्यूड्स यानी कि पहाड़ों पे, ऊंची ऊंची पहाड़ों पे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि ज़मीन के मुकाबले पहाड़ों की ऊंचाई पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है। तो इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखो, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू। तो इसका ये कहने का मतलब है कि हम लोगों के ब्लड में और टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यार देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसको हम बहुत ही इजी तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे तुम लोगों को। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल, नॉन से ही लग रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। रॉल्स लॉ का फार्मूला भी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो ठीक है, तो देखो ये उसमें बराबर है, यही होता है राउल्स लॉ, और ये फॉलो कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे देखो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये जो होगा उसका पार्शियल प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यही चीज़। अब देखो इसमें अगर हम लोग वेपर प्रेशर के अगेंस्ट अगर हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो इसमें देखो मान लो ये एक का प्रेशर है और ये दूसरे का प्रेशर है ना, ठीक है। तो अब देखो जिसमें जो पी थ्योरेटिकल होता है ना वो इसमें जैसे होता है, जैसे जैसे इसका मान लो पी थ्योरेटिकल प्रेशर जो होता है वो इसके ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर आता है, ठीक है, यानी कि पी थ्योरेटिकल इक्वल टू पी प्लस पी बी। और देखो नॉन आइडियल जो होता है वो देखो या तो उससे ऊपर भी हो सकता है या तो उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और ये ठीक, हाँ, उससे या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो आइडियल में, और डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो, और नॉन आइडियल में डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, और वी मिनिमम मतलब कि वी मिक्स जो है डेल्टा वी मिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये दो सॉल्यूशन है, या मान लो ये पूरा का पूरा एक ही में है, ठीक है। जैसे मान लो ये दो बीकर है ना, एक में 5 लीटर पानी है, एक दूसरे में 5 लीटर पानी है ना। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें ना या मान लो इसमें एक सॉल्वेंट, इसमें एक सॉल्वेंट है, इसमें 5 लीटर सॉल्वेंट है, इसमें 5 लीटर सॉल्वेंट है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो यहाँ पे 10 लीटर सॉल्वेंट बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसमें जो है इसमें देखो पहले भी 10 ही लीटर था, बाद में भी 10 लीटर हुआ, तो इसमें जो डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज जो हुआ वो ज़ीरो हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 10 लीटर लिए लेकिन बना 8 लीटर, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज आया वो ज़ीरो के बराबर, मतलब कि उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं चेंज हुआ। और डेल्टा एच के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे ये देख लो, देखो ए वी इंट्रैक्शन, यानी कि देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होंगे ना तभी ना, तो जो मान लो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो जैसे रुको, तो देखो गाइस बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो ये एक सॉल्यूट है, ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है। इन दोनों को देखो, इन दोनों का एकदम सेम साइज़ के हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सेम साइज़ के हैं और सेम एनर्जी के मान लो ना। तो फिर देखो इन सब के बीच में जो भी जैसे जो डिस्टेंस है और जो बॉन्ड बॉन्ड बनाने की जो ताकत है, जैसे मान लो इसके पास 5 का ताकत है, इसके पास 5 का ताकत है, तो ये जब बनेगा तो ये 2 ठो बनेगा और 10 की पावर का बनेगा, तो यानी कि एक का करेंगे तो इसके पास भी 5 का पावर होगा। तो इन सब के पास जो डेल्टा एच होगा ना, डेल्टा एच होगा इसके में सेम होगा यहाँ पे, तो मतलब कि डेल्टा एच मतलब यहाँ का H2 और H1 ये जो होंगे सेम होंगे, तो जब सेम होंगे तो इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब कि इसको अच्छे से अगर हम समझाएं हैं तो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, इसको तोड़े, ये मॉलिक्यूल इसको तोड़ें, ठीक है, इसमें 5 जूल की एनर्जी लगी, इसमें 5 जूल की एनर्जी लगी। अब यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल बनेगा तो ये 5 जूल की एनर्जी छोड़ देगा, ठीक है। तो वही चीज़ कहने का मतलब है, यहाँ पे डेल्टा एच जीरो होता है और यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 5 जूल पाया तोड़ने के लिए, यहाँ पे 5 जूल पाया तोड़ने के लिए, लेकिन हो सकता है बनाने में देखो
हो सकता है देखो ये दोनों दूर दूर हैं ना, ये दोनों दूर दूर हैं तो ये बनेंगे तो ये एनर्जी ज़्यादा छोड़ेंगे, मान लो ये 6 जूल छोड़ दिए, और ये दोनों अगर बनेंगे तो ये दोनों इतने पास पास है कि ये दोनों जो है ये सब 4 जूल की एनर्जी छोड़ें, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात देखो, इसमें जो ए के बीच का डिस्टेंस है और जो बी के बीच का डिस्टेंस है और ए बी है, इंट्रैक्शन से जो है वो तीनों की तीनों सेम है। इसमें मान लो ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन मान लो सेम हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो जो फॉर्म होगा तो इसके बीच का डिस्टेंस देखो, ये देखो यहाँ पे बढ़ गया, अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये जिस भी बीकर में रहेगा इतने दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कहलाएंगे पॉजिटिव डेविएशन। इनके बीच का देखो वॉल्यूम घट गया तो ये जिस बीकर में रहेंगे उसमें जो होगा उसका वॉल्यूम और घट जाएगा, तो ये कहलाएंगे निगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन वाले हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इसमें जो होता है देखो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसमें देखो पार्शियल प्रेशर घट जाता है। देखो ये वेपर प्रेशर देख लो, ठीक है, ये देखो वेपर प्रेशर का देखो ये ग्राफ है, देखो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया वेपर प्रेशर बढ़ गया, और इसमें देखो वेपर प्रेशर जो है घट गया तो ये निगेटिव डेविएशन हो गया। डेल्टा एच इस मोर देन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। देखो यानी कि जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी, अगर इसको तोड़ने में देखो यहाँ बनने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, इसे तोड़ने में अगर 5 जूल की एनर्जी लग रही है, इसे तोड़ने में 5 जूल की एनर्जी लग रही है। अगर ये मॉलिक्यूल बना और अगर इसने 12 जूल की एनर्जी से क्रिएट की, दो मॉलिक्यूल बना तो पर मॉलिक्यूल इसने 6 जूल की एनर्जी इसने लिबरेट कर दी, और जब अगर ये 6 जूल की एनर्जी लिबरेट किया तो यानी कि जितना इसने एनर्जी लिया उससे ज़्यादा ये एनर्जी छोड़ दिया, तो इसका डेल्टा एच देखो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये छोड़ेगा। अब दूसरी चीज़ एक और हम बताए थे कि देखो अगर इसका डेल्टा वी ज़्यादा है जीरो से, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके जो बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। अभी इसके पहले अभी जो हम बताएं थे वही चीज़, ठीक है, बढ़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ पे उसी का अपोजिट हो जाएगा। देखो इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है देख रहे हो यहाँ पे ए बी, यानी कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो घट गया है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बोला है, तो इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले कम है। जब उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में कम लगेगा तो उसका जाहिर सी बात है
उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फिर वो वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसी का अपोजिट हो जाएगा। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, बस ये याद रखे रखना। देखो अब आइडियल और नॉन आइडियल में देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा आइडियल है। नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन होते हैं, तो ये नॉन आइडियल का है। नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। देखो ये इतनी आसानी से याद नहीं होता है। तो देखो पॉजिटिव का मतलब समझ लो खुश हो गए। इंसान खुश कब होता है? जब दारू पी लेता है बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है ना, तो दारू के साथ साथ CH2 CCl4 को भी याद रखे रहना। और बहुत ज़्यादा दुखी कब होता है? जब उसको मान लो दारू की जगह उसको एसिड मिल गया, ठीक है। किसी इंसान को एसिड दे दिए वो दुखी हो गया, निगेटिव हो गया। किसी इंसान को दारू दे दिए खुश हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब बस इसका एग्जांपल याद रखे रहना। जहाँ पे भी अगर अल्कोहल है या CH, देखो सबसे पहले अगर आइडियल की बात करें तो आइडियल में देखो हम एक ट्रिक यूट्यूब पे ही देखे हैं। यूट्यूब में देखो बताया गया था कि देखो अगर दोनों सेम सेम हो ना तो उसको आइडियल मान लो। जैसे देखो यहाँ पे देखो ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल आ गया तो ये आइडियल हो गया। ये इथाइल आ गया, ये इथाइल आ गया तो ये भी आइडियल हो गया। ये क्लोरोबेंजीन आ गया, ये ब्रोमोबेंजीन आ गया, बेंजीन बेंजीन, तो ये आइडियल हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में देखो अगर या तो अल्कोहल है या तो CH2 या तो CCl4 है। देखो अल्कोहल आ गया एक बार इसमें अल्कोहल आ गया, एक बार इसमें अल्कोहल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इथेनॉल में भी अल्कोहल होता है। या अब देखो यहाँ CH2 आ गया है ना। अब ये को ये साइक्लोहेक्सेन है या तो साइक्लोहेक्सेनॉल है ये, तो ये देखो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो देखो CH2 आया, CCl4 देखो यहाँ पे एक बार आ गया ना। तो ये सब जो होता है पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन जहाँ इंसान को एसिड मिल जाता है वो निगेटिव हो जाता है। देखो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 भी एसिड ही होता है, H2 और यहाँ पे देखो HCOOH भी, ठीक है। तो ये एसिड हो गया। देखो यहाँ पे एक सेकंड यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को CH3COOH, ये वीक एसिड होता है लेकिन होता है एसिड है, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से समझ जाना भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो प्रीवियस ईयर में 2020 का आया हुआ गर्मा गर्म क्वेश्चन है। द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा? देखो पॉजिटिव से डेविएशन जिसमें अल्कोहल है। देखो इथेनॉल प्लस एसीटोन, देखो पहले ही ऑल आ गया, पहले ही ऑल आ गया, तो ये डेविएशन शो करेगा। आगे भी देख लो, देखो बेंजीन टोलुइन नहीं नहीं नहीं, देखो ऑल नहीं है, ऑल नहीं है, CH2 नहीं है, CCl4 भी नहीं है, तो ये सब नहीं करेगा। अब देखो इसमें लिखा है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेक्ट है? तो देखो अचानक से तुम्हारा नज़र इस पे पड़ेगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हीट जो होगी वो एक हीट ऑफ रिएक्शन वो 0 होगी, चेंज इन हीट, ठीक है। तो आगे यानी कि एंथैल्पी उसकी जो चेंज होती है वो 0 होगी। मतलब जितना एनर्जी उस सोकेगा टूटने के लिए, जुड़ने के लिए, उतना ही वो जुड़ने के बाद जोड़ देगा, छोड़ देगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम क्या बताए थे? ये देखो निगेटिव डेविएशन, ये देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में यानी कि निगेटिव डेविएशन जो शो करेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। तो निगेटिव डेविएशन शो कौन करेगा? जिसको अल्कोहल मिले, ठीक है। अब देखो अल्कोहल किसको मिला? ये देखो नाइट्रिक एसिड, तो इसका ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी, यानी कि दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉजिटिव का देखो आगे पढ़ते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए, यानी कि मान लो सॉल्यूट, बिटवीन सॉल्वेंट बी मान लो, इस स्ट्रॉन्गर देन ए बी, यानी कि सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके सॉल्यूशन के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, यानी कि उसका जो होगा वो वॉल्यूम जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो बढ़ेंगी। वो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर घटेंगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डेल्टा V इक्वल टू 0। लेकिन ये पूछा नहीं, ये सिर्फ ये पूछा कि ये किस में शो करेगा। तो यार देखो इन दोनों के बीच में जो
जो प्रेशर अब लगेगा, अब जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो होगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे बस देखो कि पॉजिटिव डेविएशन में कहाँ गया। हाँ, पॉजिटिव डेविएशन में इन दोनों के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इसके मुकाबले ये सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इसमें से कौन सा गलत है। देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सही बात है। डेल्टा यू मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखो जिन जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी उनको ये फार्मूला मालूम होगा। अगर डेल्टा एच जीरो है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, तो जो इसकी जो इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है ना, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, थर्मोडायनेमिक्स का ये सीधा सीधा फार्मूला है। ठीक है, ये वर्क डन वाला मतलब कि पढ़ोगे तो देखो पी डेल्टा वी वर्क डन होता है ना, तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करते। जिसको थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल फार्मूला डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा एच भी जीरो, डेल्टा वी भी ज़ीरो, तो ये डेल्टा यू जो होगी ये भी हो जाएगी ज़ीरो। दिख नहीं रहा देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखे रहो कि अगर देखो सब जीरो है ना, तो डेल्टा जी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और डेल्टा एस इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ आएगी उसमें भी बहुत धांसू हम पढ़ाएंगे, उसे पढ़ लेना। तुम लोगों के थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होंगे ना भाई, कभी आएंगे। और केमिस्ट्री का तो हम डाल भी चुके हैं, फिजिक्स वाला भी डालेंगे। थर्मोडायनेमिक्स कोई कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। तो देखो इसमें देखो यही वाला डेल्टा जी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो सेम 2013 का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन इसमें से कौन सा रूल फॉलो नहीं करता है। देखो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होता ही है, रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता ही है, फॉलो करता ही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो होता ही है। डेल्टा एस के बारे में हम बताए थे यार कि डेल्टा एस डेल्टा जी जो होते हैं ये जीरो के बराबर नहीं होते हैं, तो इस पर टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। एसीटोन और इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, रॉल्स लॉ को ओबे करेगा या निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा। देखो हम बताए थे अगर अपना प्यारा शराब आ गया तो इंसान खुश हो जाता है, इंसान खुश हो जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ। टिक करो, 4 नंबर पाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का मतलब है आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस मतलब कि अब क्या होगा कि उस अब देखो इंटरेक्शन देखो देख के ही लग गया तुरंत, तो इन सब का इंटरेक्शन बराबर होगा। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या क्या, ए बी इंटरेक्शन नहीं, ग्रेटर नहीं हो सकता है, लेस भी नहीं हो सकता है, रिमेन सेम। बस टिक करो तीसरा। रात के बज रहे हैं 2, अब आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इत्मीनान से करते हैं। इसमें कह रहा है कि ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन सब के सब बना रहे हैं एक को छोड़ के। तो देखो हम क्या बताते हैं, आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब सेम सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसमें ब्यूटाइल, ब्यूटाइल से में देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव, अरे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताए थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देख रहे हो इथाइल ई ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ना, तो मतलब कि सेम सेम अगर आ जाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन बना देगा। देखो C6H6 मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, ये हो गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, 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 यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन 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 अगर एक बार देखो पहले स्क्रीनिंग में सही हो गया, लेकिन फिर देखो यहाँ पे क्या है, अपना प्यारा दारू। जहाँ पे दारू आ जाता है वहाँ पे पॉजिटिव, इंसान खुश हो जाता है ना, तो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नॉन आइडियल होता है। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन इट्स कंपोनेंट। आइडियल सॉल्यूशन जो बनेगा ना, या एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जब इसके कंपोनेंट में क्या, देखो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो अब देखो सीधे क्या हो रहा है, तो ये देखो कब का आया हुआ है, 1988 का आया हुआ है, जब मेरे चाचा पैदा हुए थे, यानी कि उस समय मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। देखो हैव नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन जहाँ पे होता है वहाँ पे डेल्टा वी जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो उसका जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा।
अब देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। देखो इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है वेपर प्रेशर का, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन का। तो देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 होता है और अरे 0 होता है, 0 से लेके 1 होता है। और देखो P1 P2, देखो यहाँ पे P टोटल पूछा हुआ है तो P टोटल यहाँ पे P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और यहाँ पे y देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो इसका ये टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस विच लोएस्ट वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा। लोएस्ट वेपर प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा जिसका वेपर सबसे धीरे बनेगा। सबसे धीरे देखो पानी, ईथर, अल्कोहल, मरकरी। तो यार मरकरी का कहाँ पे भाप बनता है, तो मरकरी को टिक करो, इसका वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट होगा। आगे तो यार एक बार आप लोग ये वाला भी मैच द कॉलम देख लो। देखो डेल्टा H 0 डेल्टा V 0 किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। नॉन ज़ीरो किसके लिए होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। और ये देखो डेल्टा H जो होता है वो 0 से छोटा कब होता है, यानी कि वो निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। किसके लिए होता है भाई, निगेटिव डेविएशन। और किसके लिए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए।